जो पार्टिसिपेशन था, जो रोल था, वो अभी भी कायम है। वज़ीर-ए-आज़म ये भी कहते हैं कि इसको होस्ट कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। सही। जिस पे दुनिया पशेमान थी, परेशान थी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता था, मिलियंस के करीब जाने जो है वो जा सकती थी और दुनिया एक ऐसे कियास की तरफ जा सकती थी जिससे वापसी शायद हमें अशरों लग सकते थे। तो पाकिस्तान ने उसमें एक ऐसा किरदार अदा किया। इंडिया की खाम ख्याली थी कि ये शायद पाकिस्तान एक मैसेंजर का किरदार अदा कर रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात सामने आना शुरू हो गए कि पाकिस्तान के कहने पे मैं ये जंगबंदी, आर्जी जंगबंदी जो है इसमें तवालत कर रहा हूँ, ये जंगबंदी कर रहा हूँ। ईरान की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई कि पाकिस्तान को वाहिद बिरादर मुल्क हमारा है जिसने ऐसे वक्त में बाकी हमारे जो साथी उन्होंने छोड़ दिया लेकिन पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। ईरान की गलियों पे, सड़कों पे तशक्कुर पाकिस्तान की सूरत के अंदर। मैं ऐसे कह सकता हूँ इंसानी तारीख में एक बहुत बड़ा दिन है कि पाकिस्तान ने तीसरी जंगे अजीम से दुनिया को बचाया। आप क्या समझते हैं कि ईरानियंस जो हैं जिनकी हज़ारों साल की एक तारीख है और डिप्लोमेसी में ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट है कि जंग में तो हम इन्हें हरा सकते हैं लेकिन डिप्लोमेसी में हम इनको हरा नहीं सकते। अगर पाकिस्तान का इस तरह का यकतरफा किरदार होता तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, पाकिस्तान के जो इसके बाद हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं नकवी साहब, वो वहाँ पे जाते रहे, उनको जो वेलकम उन्होंने किया। फिर पूरी दुनिया पे ईरान किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा था। जब इस्लामाबाद टॉक्स होती हैं तो किस तरह से वो आते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं और किसी किस्म का प्रेशर पाकिस्तान पार्टी बनने की कोशिश नहीं करता। पाकिस्तान न्यूट्रल रहकर उनको एक मौका फराहम करता है कि अपना जो भी मौक़िफ़ है वो सामने रखें ऐसे वक्त के अंदर जबकि नाम लेकर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के बारे में कहती है कि अब इनकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, बल्कि मैं बोलूँगी कि सबसे पहले तो आपको गुड न्यूज़ दी जाए, वो ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक MOU साइन होने जा रहा है और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ कश्मीर में क्या चल रहा है, कश्मीर की क्या सूरत हाल है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है, अवाम का झुकाव किस तरफ है और जो बदलती हुई सूरत हाल है वो पाकिस्तान को और कश्मीर को कहाँ लेके जाएगी। इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बल्कि मैं बोलूँगी कि मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं। PTV के टाइम से इनके साथ मेरा बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग है और बहुत अच्छे एंकर हैं। इसके साथ साथ कश्मीर और इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक बहुत ही कमाल के एनालिस्ट है। यासिर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया रुशना। आपका बहुत शुक्रिया यासिर कि आप अपनी कीमती इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो MOU साइन हो रहा है तो इसके हवाले से लोग खुश भी बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी तो बिलखुसूस बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन एक चीज़ जो बोली जा रही है वो ये है कि जेनेवा में क्यों साइन हो रहा है। मतलब सब कुछ पाकिस्तान ने किया, सब कुछ इस्लामाबाद में हुआ और इस्लामाबाद ने बड़े कमाल तरीके से, नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से उसको होस्ट किया। तो अब जो वो कहते हैं ना समर लेने वाली चीज़ है या जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो कहीं और क्यों मिल रहे हैं, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में क्यों नहीं? अच्छा, लेकिन ये भी सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने जो सबसे पहले अनाउंसमेंट इसकी अगर होती है तो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो उसका मतलब है कि जो स्टेक्स हमारे पहले दिन से इसके अंदर थे, जो इन्वॉल्वमेंट थी, जो पार्टिसिपेशन था, जो रोल था, वो अभी भी कायम है। और दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म ये भी कहते हैं कि इसको होस्ट कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो मेरा ख्याल है ये जवाब काफ़ी हो सकता है उसके लिए। और जो तीसरी बड़ी चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है रुशना, वो ये कि पाकिस्तान पे जो ट्रस्ट है, अगर आप देखें तो एक ऐसा अपहिल टास्क जिस पे दुनिया पशेमान थी, परेशान थी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता था, 3 ट्रिलियन की बस बात सामने आ रही है, मिलियंस के करीब जाने जो है वो जा सकती थी और दुनिया एक ऐसे कियास की तरफ जा सकती थी जिससे वापसी शायद हमें अशरों लग सकते थे। तो पाकिस्तान ने उसमें एक ऐसा किरदार अदा किया। यानी पाकिस्तान के बारे में शुरू में तो इंडिया की खाम ख्याली थी कि ये शायद पाकिस्तान एक मैसेंजर का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात सामने आना शुरू हो गए कि पाकिस्तान के कहने पे मैं ये जंगबंदी, आर्जी जंगबंदी जो है इसमें तवालत कर रहा हूँ, ये जंगबंदी कर रहा हूँ। ईरान की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई कि पाकिस्तान को वाहिद बिरादर मुल्क हमारा है
जिसने ऐसे वक्त में बाकी हमारे जो साथी उन्होंने छोड़ दिया लेकिन पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। सही। तो आज उसकी अगर आप देखें तो हमें रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है ईरान की गलियों पे, सड़कों पे, तशक्कुर पाकिस्तान की सूरत के अंदर। तो ये एक वो ट्रस्ट है जो कि पाकिस्तान के ऊपर था और है। पाकिस्तान फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, देन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और अब पाकिस्तान नेट पीस कीपर जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान के पास वो टाइटल आ चुका है। और मेरा ख्याल है जगह इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी नहीं रखती कि असल में हमें ये देखना है कि इसको पाए तकमील तक पहुंचाने में क्या एंड तक पाकिस्तान का किरदार है या नहीं है। तो वो हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो जुम्मे को इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा एक दिन है, किरण मैं इसे कह सकता हूँ इंसानी तारीख में एक बहुत बड़ा दिन है कि पाकिस्तान ने तीसरी जंगे अजीम से दुनिया को बचाया और पाकिस्तान ही की मेज़बानी में ये MOU इंशाल्लाह साइन होने जा रहा है। सही। यासिर साहब मुझे ये बताइएगा, एक तो मैंने कहा कि बहुत सारी जब खुशियाँ आती हैं तो साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खदशात भी अपने जाहिर करते हैं, और डेफिनेटली ये मेरे ख्याल से इंसानी फितरत भी है कि कहीं ना कहीं हम परेशानी का शिकार भी होते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका जो है उसने हमेशा हमें वो कहते हैं ना कि एक चेहरा बना के रखा, फैसले उनके और चेहरे के तौर पे हम इस्तेमाल हुए, एक ट्रांजेक्शनल किरदार हमारा रहा है। क्या इस बार भी ऐसे ही? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रंप के फैसले थे लेकिन सिर्फ हमारे जो फील्ड मार्शल हैं या जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनको जस्ट रिप्रेजेंट किया। क्या ये बात है या वाकई पाकिस्तान ने विश्व थालिस का किरदार अदा किया और पाकिस्तान के उस स्टेक्स थे जो कि सामने नजर आ रहे? देखिए, अगर ये बात ऑन द फेस इसको मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि ईरानियंस जो हैं जिनकी हज़ारों साल की एक तारीख है और डिप्लोमेसी में ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट है कि जंग में तो हम इन्हें हरा सकते हैं लेकिन डिप्लोमेसी में हम इनको हरा नहीं सकते। आपका क्या ख्याल है कि ईरानियंस जो है वो अगर पाकिस्तान का इस तरह का यकतरफा किरदार होता तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, पाकिस्तान के जो इसके बाद हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं नकवी साहब, वो वहाँ पे जाते रहे, उनको वो जो वेलकम उन्होंने किया, फिर वो वक्त ख़ास तौर पे जब पूरी दुनिया पे ईरान किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा था, जब इस्लामाबाद टॉक्स होती हैं तो किस तरह से वो आते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ आते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं और किसी किस्म का प्रेशर पाकिस्तान पार्टी बनने की कोशिश नहीं करता। पाकिस्तान न्यूट्रल रहकर उनको एक मौका फराहम करता है कि अपना जो भी मौक़िफ़ है वो सामने रखें ऐसे वक्त के अंदर जबकि नाम लेकर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के बारे में कहती है कि अब इनकी बारी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग जो ये कहते हैं जिनकी खाम ख्याली है कि शायद पाकिस्तान ने अमेरिका की ज़बान बोली है या पाकिस्तान अपनी कोई से इसमें नहीं रखता था, जो पाकिस्तान ने, जैसे मैंने पहले कहा, कि एक मैसेंजर का किरदार अदा किया है, तो अगर ऐसी बात होती तो ईरान कभी भी ट्रस्ट ना करता, क्योंकि पाकिस्तान से पहले ईरान के साथ इस तरह के अटैम्प्ट्स हो चुके थे। और आपको पता है कि वो एक हमारा और बिरादर इस्लामी मुल्क है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे भी इस तरह की डिस्कशंस भी हुई, डायलॉग भी हुए, लेकिन पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके। उसके रीजंस ऑब्वियस थे। जब पाकिस्तान अगर इसके अंदर एक बाइस्ड रोल रखता तो ईरानियंस कब का ये डील कॉल ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही। और मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि शायद पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका से ज्यादा ईरान की तरफ था, जिस तरीके से ईरान को केटर किया जा रहा है। जब ईरान को ये फील हो रहा था कि हम एक आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, उस वक्त में हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने ईरान को ये रियलाइज़ करवाया कि आपके जो इंटरेस्ट्स हैं उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और आपने देखा कि जो ईरान की जानिब से डिमांड्स आई, इवन यहाँ तक कि जो राहदारी खोलने का मामला था वो भी ईरान को एक ब्रीथिंग स्पेस देने के हवाले से जो किया। और जब इस पर एक भारतीय जर्नलिस्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप से एक तंजन अंदाज में सवाल करने की कोशिश की, तो उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो पाकिस्तानी क़यादत है जिसमें फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तो एक जवाब था कि पाकिस्तान जो है वो ब्रीदिंग स्पेस जहाँ ईरान के लिए पैदा कर रहा है, वहाँ पे यकीनन अमेरिका को भी एक फेस सेविंग फ्रॉम कर रहा है। सही सही, दोनों तरफ से जो है वो इक्वली लगा है, लेकिन फिर भी स्टिल ये मेरा ओपिनियन है कि शायद ईरान की तरफ ज़्यादा झुकाव था। यासिर, मुझे ये बताइएगा कि एक खदशा ये भी पाया जाता है कि क्या पता ये 19 जून को डील होगी या नहीं होगी, अभी भी बीच में कुछ लूप होल्स रहते हैं, कुछ गैप्स रहते हैं।
समझते हैं कि अब फाइनल स्टेज है कि दोनों अतराफ इस चीज़ को कबूल कर चुके हैं कि हमें एक अमन मायदे की तरफ जाना है और हमने इस MOU को साइन करके पूरी दुनिया को एक बड़े खदशे से या तीसरी जंग अजीम से बचाना। देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप पिछले 24 घंटों के अंदर होने वाले वाक़यात को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो पाकिस्तान की मेज़बानी में ये मामला ऑलरेडी तय हो चुका है। अब ये सिर्फ ख़बरों में ही चीज़ें आ रही हैं और इंशाल्लाह जिसकी फॉर्मल जिसे कह सकते हैं कि ये कल्मिनेट जाके जुम्मे को होगा। मामला क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट आती है उसमें उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली वज़ीर आज़म है, जो बुचर जिसको कहा जाता है, उस की नाराज़गी के बावजूद मैंने ये फ़ैसला लिया है। और फिर हमने देखा कि इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह की आई। जो दूसरी ईरानी साइड है तो कल जो वज़ारत ख़ारजा के उनके तर्जुमान हैं उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। उन्होंने यही कहा कि हुनूस दिली दूरस्त। लेकिन जब ये चीज़ें सारी हो चुकी हैं तो उनकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, उनके वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, बाक़िर कालिबाफ की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इससे हमें ये अंदाज़ा होता है बतौर एक एनालिस्ट के तौर पर जो प्रेसिडेंट की जानिब से, प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये कह चुके हैं कि जी एग्रीमेंट हो चुका है। वो वर्ड एग्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं, जबकि हम ज़रा मोहतात होकर MOU का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि एग्रीमेंट हो चुका है, बात हो चुकी है, ये सारे मामलात हो चुके हैं। तो नो डाउट स्पॉइलर हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने इसको महफूज तरीके से यहाँ तक पहुँचाया है, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ये जुम्मे को इसका मामला आगे आई एग्री, क्योंकि जब इस्लामाबाद में सारी पीस टॉक्स हो रही थी तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और जब ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को हमेशा ये बोला जाता है कि वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे पीस नहीं है, टेररिज्म है, तो उन हालात में दो दुनिया की बड़ी ताकतें मैं बोलूँगी उनको होस्ट करना और बड़े पुराने तरीके से होस्ट करना, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी। जी यासिर, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान को इस सबसे क्या फ़ायदा? पाकिस्तान एज ए मीडिएटर भी बीच में आ गया, पाकिस्तान ने इस पीस टॉक्स को होल्ड भी किया, फिर उसके बाद सक्सेसफुल भी होने जा रही हैं, ये अब एक MOU या एग्रीमेंट भी साइन होने जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए इस सब में क्या है? और सबसे बढ़कर ये कि हमारी आवाम जो सुनना चाहते हुए ये कि क्या पेट्रोल की प्राइस जो है वो अब कम होगी, जो बढ़ती हुई महंगाई थी उसके ऊपर काबू पाया जा सके? देखिए, जो आपका आखिरी सवाल है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अवाम के जहनों में एक ही सवाल है कि जो बोझ है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसका हुकूमत ने एक हद तक कोशिश की कि उनको रिलीफ फराहम किया जा सके, लेकिन अपनी लिमिटेशंस IMF प्रोग्राम के अंदर भी हैं। तो उसमें तो ये है कि बिल्कुल अच्छी खबर है कि नो डाउट आने वाले जो बिल्कुल अभी आप समझ लें कि नियर फ्यूचर के अंदर वो बेनिफिट्स पाकिस्तानी अवाम को मिलने जा रहे हैं। बजट में भी आपने रिफ्लेक्शन बजट में भी आपने रिफ्लेक्शन देखी, क्योंकि देखें फ्यूल जो है वो हमारी इंटरनेशनल तय होता है। अभी कल से आपने देखा कि हमारी स्टॉक मार्केट्स किस तरह से वापसी की तरफ गामजन है। हमारे जो है वो बुलिश ट्रेंड जो है वो दोबारा से आना शुरू हो गया। दुनिया के अंदर भी ऐसा ही है। और जो ऑयल प्राइसेस हैं, जैसे जैसे सप्लाई चेन बेहतर होती जाएगी और ऑयल प्राइसेस उसमें कमी वाक़ई होती जाएगी। जब वो कमी वाक़ई होगी तो अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो एक आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। ये तो बात है। जो दूसरा सवाल कि पाकिस्तान इसमें क्या अपने लिए ले सकता है, मेरा ख्याल है ये बड़ा क्रूशल सवाल है। और जिस तरह की सफारती कामयाबी पाकिस्तान ने तारीखी तौर पर समेटी है, तो कल जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी कामयाबी शायद ही हमारी नसीब में आई हो। ये बहुत बड़ी कामयाबी। इससे पहले पाकिस्तान ने US और चाइना के दरमियान रिप्रोचमा भी करवाया, उसके बाद फिर बाकी मामला भी रहे, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी इसको करार दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली इस पे अवाम यही तवक्को करते हैं कि जब ये मौका आएगा तो जो हमारा एक बहुत बड़ा तनाज़ा है और बड़ा दरीना मसला है, यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे के ऊपर सबसे पुराना मसला है, वो है कश्मीर का। कश्मीर के मामले के ऊपर यकीनन वज़ीर आज़म भी बात करेंगे, फील्ड मार्शल भी बात करेंगे। इस कज़िए को भी अब हल हो जाना चाहिए। दूसरा एक आम आदमी पाकिस्तानी के लिए क्या होगा, तो अल्टीमेटली जब ये सैंक्शंस ईरान के ऊपर से हटेंगी तो उम्मीद यही है कि ईरान के साथ हमारे कुछ ऐसे मुआहदात हो सकते हैं जिसका बराह रास्त फ़ायदा एक आम पाकिस्तानी को, एक तो हमारी ट्रेड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना है, दूसरा ये होगा कि ईरान ऑयल रिच है, गैस उसके पास है, तो ऑलरेडी गैस पाइपलाइन बिछ चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके एंड से पूरा हो चुका है। तो उसकी मद में भी सबसे ज़्यादा डिमांड यही की जा रही है कि हमारे लिए कोई बेनिफिट होगा। तो इंशाल्लाह जिस तरह की क़यादत अभी मैसर है हमें, और जिस तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद की एक बहुत
आइडियल आपस में एक पार्टनरशिप चल रही है जिसका फ़ायदा आम पाकिस्तानियों को हो रहा है, पूरी दुनिया को एक रीजन के साथ साथ हो रहा है। तो उसमें यही ख्याल किया जा रहा है कि इस तरह के मुआहदात नियर फ्यूचर के अंदर होंगे, जो पहले इसलिए ना हो सके क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस थी। जैसे ही वो लिफ्ट होंगी तो ये मुआहदात भी होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जो ब्रेन है वो काम कर रहा है। सम्राट जो है वो आम आदमी को देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ से लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के हवाले से ही पूछना चाहूँगी कि अब दुनिया जो है वो बदलती हुई हमें नज़र आ रही है। पहले जो सुपर पावर अमेरिका था, अब उससे वो सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे और ममालिक ऐसे हैं जो कि वो कहते हैं ना ताकत का सरचश्मा बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। क्या समझते हैं ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है इसमें? और दूसरी बात ये है कि क्या पाकिस्तान का ये जो रोल है पीस मेकर का या पीस कीपर का, ये हमेशा रहेगा या सिर्फ इस मुआहदे तक जो है ये लिमिटेड? देखिए, पाकिस्तान ने अपने रोल को तो साबित कर दिया है कि अगर इस रीजन के अंदर किसी किस्म का भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो पाकिस्तान का किरदार तो रहेगा, इसमें कमी बेशी हो सकती है लेकिन वो किरदार रहेगा। जहाँ तक आपने दुनिया की बात की कि दुनिया इस वाक़े के बाद क्या पहले की तरह रहेगी या बदल जाएगी, तो दुनिया बदल चुकी है। और जिस तरह फिर ईरान ने चीन ने अपनी सफारतकारी की, रशिया ने अपना की, तो उससे हमें ये बात साफ जाहिर हो गई है कि ये दुनिया अब मल्टीपोलर बन चुकी है। दुनिया में ख़ास तौर पे आप देखिए पाकिस्तान और तुर्की के ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रही हैं मिडल पावर के नाम से। तो दुनिया में एक ये तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं और उसमें हमारी खुशकिस्मती है कि जो एक फोकल किरदार है उसमें हमें पाकिस्तान इस रीजन के अंदर नज़र आ रहा है। यासर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, इन दो अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए और TSR पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। होपिंग फॉर इट कि आप हमें दोबारा वक्त देंगे ताकि हम इस तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आपसे डिस्कशन करते रहें। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए।